हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है वैद्युत रसायन। याद रखेंगे इस चैप्टर के टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। याद रखेंगे ये फ्री आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर, तो आप इस क्लासेस का सही इस्तेमाल करें और सही उपयोग करें, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज आपको पता है कि अभी न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है मोस्टली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। देखिए समय हमारे पास वैसे ही कम है क्योंकि हमें अदर क्लासेस भी लेनी होती है अलग अलग चैनलों पर, बट फिर भी आप सभी के लिए हमने पर्सनली एक चैनल ओपन किया है बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। तो मैं कहूँगा फ्री क्लासेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, सही उपयोग करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप पढ़ाई भी करेंगे ना, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि विदाउट सीरियस कोई फायदा नहीं है। तो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे बेटर रहेगा दोस्त। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। BVI सब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं, लगभग 10+ में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यदि इन दोनों का सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर से केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का भी लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा। चलिए जी, तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या है जी कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। ठीक है ना, किसमें किसमें कह रहा है, तो एक है विद्युत रासायनिक सेल और एक है विद्युत अपघटनीय सेल। तो इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। तो देखिए हमने अंतर मोस्टली यहाँ पे कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है विद्युत रासायनिक सेल, एक हमने क्या लिया है विद्युत अपघटनीय सेल। तो चलिए जी अब हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अर्थात सिंपल सा कहना, अर्थात कहने का मतलब है इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में इसमें लिखा गया है कि यह विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। अर्थात सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। नॉर्मल सी बात है, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा में क्या आ सकते हैं जी, जैसे कि विद्युत अपघट्य का घोल आ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप नॉर्मल से हम कहें ना, आपने देखा होगा शादी विवाह में क्या होता है कि जनरेटर का हम उपयोग करते हैं। तो जनरेटर में हम क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं उसमें। तो जो तेल है ना वो हम कह सकते हैं एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा ही है। और वो क्या हो रहा है, और वही तेल हम डालते हैं और जब जनरेटर को ऑन करते हैं तो वो विद्युत हमें प्रदान करता है, जिससे लाइट जलता है सभी। तो वही है जी, मतलब फ्यूल जो डाल रहे हैं वो रासायनिक ऊर्जा हो गया और जो विद्युत हमें दे रहा है वो आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई जी। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और विद्युत अपघटनीय सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है, दूसरा कह रहा है इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है वो अपने आप ही होती है। और इसमें कह रहा है कि इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो स्वतः नहीं होती है, मतलब अपने आप नहीं होती है। अच्छा, एक और बात आ गई यहाँ पे कि सर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको तो मैं कहूँगा कि आपने क्लास 10th में हमने पढ़ाया हुआ है, क्या आपने नहीं पढ़ा भैया। क्लास 10th में ये बताया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उस अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए जी
आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला करें, इनमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में रहते हैं। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अलग अलग बर्तनों में होते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन या विद्युत अपघट्य में डुबाए रहते हैं। बात समझ गए। मतलब इसमें क्या है, विद्युत रासायनिक सेल में इसमें क्या है, एक बर्तन में एक इलेक्ट्रोड, एक बर्तन में एक इलेक्ट्रोड, तो इस तरीके से ये रहते हैं जी। और जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एक बर्तन है तो इसमें ही दोनों इलेक्ट्रोड ये रहेंगे, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट्य इसमें घोला गया है इस तरीके से। इसमें विद्युत अपघट्य है जैसे NaCl का घोल है जी, ठीक है, Na+ होता है। तो ये ऐसे होता है जी। इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में, इसमें एक ही बर्तन में दोनों इलेक्ट्रोड। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इसमें कैथोड धनात्मक, एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड जो होता है वो धनात्मक होता है, एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है, कैथोड होता है ऋणात्मक होता है। ये आप याद रखेंगे, जस्ट कंपैरिजन करके याद करेंगे ना दोस्त, सब याद हो जाएगा आपको। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, ज्यादातर 90% यह कहा जाता है कि जो क्या होता है, एनोड होता है ना वो धनात्मक ही होता है और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। ये 90, हम कह सकते हैं 90 to 95% ऐसा होता है, ठीक है ना, नॉर्मल कोई भी सेलों में। चलिए जी, तो हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्या बात है, बढ़िया जी। एक एक करके देखिए दोस्त, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पूरी तरीके से सीरियस हम पढ़ ही रहे हैं तो सीरियस पढ़े जी, ठीक है। चलिए जी, अगला हमारा दूसरा आता है कि मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मोलर चालकता तो अभी हम बता देंगे आपको क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द आया है तन्यता। अब ये आप ही बताइए तन्यता का मतलब क्या होता है। तन्यता का मतलब तो नॉर्मल सी बात है, तन्यता का मतलब ये होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने, मान लेते हैं एक, हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं मिठाई आपके घर पे बन रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा शक्कर जो होता है, चीनी, तो चीनी का हम क्या करते हैं, पहले उसको पानी में घोलकर और उसको गर्म किया जाता है जिससे वो गाढ़ापन आ जाए, ठीक है ना। जिसमें मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं मिठाई कोई भी बनानी हो तो हम चीनी का क्या करते हैं, पूरा पानी में उसको डाल देते हैं चीनी को और उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, जब चीनी पानी में घुल जाता है तो देखेंगे तो मोटे की तरह, द्रव तो है वो बट मोटा हो जाता है। तो मोटा होने का मतलब क्या है, उसकी सांद्रता है, सांद्रता, उसकी सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता बढ़ गई, ठीक है ना। अब उसी में अगर मोटा, जो पानी में चीनी को डाल दिया गया है, बड़ा सा अच्छे से हो गया है वो, ठीक है ना। तो अगर हम उसी में और अधिक पानी को डाल देंगे तो जैसे पानी को डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा, और जैसे ही पतला होगा ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो तन्यता है ना, ठीक है, जो हमारी तन्यता है, जो हमारी तन्यता है ना वो क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ रहे हैं। तो तन्यता का मतलब ना जो है वो और भी पतला हो जाए, ठीक है, वो उसी को हम तन्यता कहते हैं। तो मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर ना समझ में आए तो अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तन्यता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। मतलब यदि हम तन्यता बढ़ाते हैं, यदि कोई भी विलयन है उसको पतला करते हैं तो क्या होगा, उस विलयन की जो चालकता होगी वो बढ़ने लगेगी। अब क्यों बढ़ेगी जी, ये समझिए। क्योंकि तन्यता बढ़ाने पर वियोजन के कारण आयनों की संख्या बढ़ जाती है तथा आयनों के मध्य आकर्षण बल घट जाता है, जिसके कारण विलयन की चालकत्व या चालकता बढ़ जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, तन्यता बढ़ाने पर जो चालकता है वो बढ़ती है। अब क्यों चालकता बढ़ती है जी, क्योंकि जब हम तन्यता बढ़ाते हैं, जब हम तन्यता, मान लेते हैं ये कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये कोई विलयन है। अब इसमें कोई भी मान लेते हैं, ऐसे ही हमने नॉर्मल मान लिया कि NaCl है, तो NaCl को हमने नमक में घोल दिया है तो ये टूटा तो गया है, टूटा है बट उतना अच्छे तरीके से नहीं टूटा है।
अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं और भी पानी को डाल देंगे। तो ये NaCl ना ऐसे बहुत सारे NaCl के माध्यम से बहुत सारे NaCl ऐसे टूट जाएंगे। जब हम क्या करेंगे, तन्यता बढ़ाएंगे, तो तन्यता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखिए वही कह रहा है, तन्यता बढ़ाने पर वियोजन के कारण आयनों की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है जी, आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें दिख रहे हैं ना, आयनों की संख्या क्या हो गई है, आयनों की संख्या बढ़ गई है। और जैसे ही आयनों की संख्या बढ़ी तो आयनों के मध्य आकर्षण बल होता है वो घट जाता है। क्या बच जाता है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो घट जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, विलयन की जो चालकत्व है, या हम कह सकते हैं चालकता है, वो क्या हो जाती है, विलयन की जो चालकता होती है वो हमारी क्या हो जाती है, चालकता तो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितने आयन रहेंगे उतना ही वो चालकत्व बढ़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नॉर्मल सा परिभाषा है, एक दो बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा अगर बेसिक आपको ना पता हो तो। अगला कह रहे हैं, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नॉर्मल से यहाँ पे लोहे पर जंग लगना ये सब क्या है जी, पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना है। तो चलिए हमने किया हुआ है। देखिए लोहे पे जंग लगना का मतलब क्या है, लोहे में जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है जी, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगना। इसमें क्या होता है, इसमें लोहे की सतह पर नमी, इसमें लोहे की सतह पर नमी का मतलब है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि लोहे पर जंग लगना एक क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें लोहे पर क्या होता है, लोहे की सतह पर जब जल लग जाता है, मतलब लोहे क्या है, पानी में भीग गया हो या भीगने के साथ साथ वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो वहां पे विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। और जैसे ही विद्युत रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है, तो विद्युत रासायनिक क्रिया होगी तो वो जो लोहा होता है ना वो नष्ट होने लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घरों में जो खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे, ठीक है ना, तो वो अगर लोहे की बनी हुई है तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद हम कहते हैं उस पर जंग लग गया है, ठीक है। तो वो जंग लगने का मतलब क्या हो, वो काले की तरह हो जाता है, काला पड़ जाता है, और वो लोहा धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, पतली पतली सी परतों के साथ वो झड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जब बारिश आती है, बरसात आती है, तो वो लोहा क्या है, वो भींगता है, और जैसे ही भींगेगा तो उसके बाद वो वायु भी है, ठीक है, चारों बगल तो ऑक्सीजन है ही वायु में, तो वो ऑक्सीजन उस पर लगता है। तो जब ऑक्सीजन लगेगा, जब लोहे की सतह पर जल भी लगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। और जैसे ही विद्युत रासायनिक क्रिया होगी, वो जल क्या हो, वो जो धातु की सतह है नष्ट हो जाएगा। या हमने सिंपल वे में यहाँ पे एक और परिभाषा लिख दिया है, या तो आप परिभाषा यहाँ से लिखकर यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी कंफर्म सही है, या आप अर्थात करके यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जंग लगना एक रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। मतलब क्या है, जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें लोहे के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में मतलब लोहे में ऑक्सीकरण और क्या होता है, ऑक्सीजन का अपचयन होता है। मतलब आप समझ गए, जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अभी हमने बताया ना, रेडॉक्स अभिक्रिया या प्रक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोहा है ना, वो ऑक्सीकरण, लोहे पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। मतलब लोहे से क्या करता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है बताइए, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। एक में हम आपको सिंपल सी बता दे रहे हैं, एक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, एक में वियोग होता है। अब किस में होता है ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला हमारा आता है ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में अपचयन, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, लोहे पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। तो ये दोनों में से कोई भी परिभाषा आप बोल सकते हैं। नॉर्मल से ये चीज ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो मोलर चालकता क्या है जी, चलिए अब हम समझाते हैं, ठीक है ना। मोलर चालकता,
मोलर चालकता को हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, बट चलिए जी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब है किसी विलयन, ध्यान से आप समझेंगे, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का, किसका, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब समझ गए कि कोई भी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला क्या है, विलयन है। मतलब सिंपल सा कहना, एक हम आपको फिगर से बता दे रहे हैं। जैसे एक बर्तन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक हमने ये बर्तन ले लिया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बर्तन ले लिया जिसमें लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों है। मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, इसकी जो चौड़ाई है ना वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात कहें तो यदि इसका आयतन अगर हम देखें, आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये तीनों होता है जी। अगर हम इसको आयतन में अच्छे से करें तो ये लंबाई का मान हो जाएगा 1, चौड़ाई का मान 1 और ऊंचाई का मान 1। ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी विलयन है, ठीक है ना, ये कोई भी विलयन है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है, मान लेते हैं ये एक ऐसा बर्तन है, ठीक है ना, ये एक बर्तन है, तो एक ऐसा बर्तन है जिसका आयतन कितना है, आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका जो आयतन अगर कोई पूछ दे आपसे तो आयतन आप क्या कह देंगे, इसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम यही कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये क्या है, एक बर्तन है, एक बर्तन है। तो हम यही आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बर्तन में यदि, आयतन वाले विलयन भी कह सकते हैं या बर्तन, मतलब बर्तन में विलयन भरा गया है, ये आप याद रखेंगे, इसमें विलयन भरा गया है, तो बर्तन ना कहकर विलयन ही कहें। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का, किसका, यदि विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का 1 मोल, विद्युत अपघट्य का कितना, विद्युत अपघट्य का 1 मोल, इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर, ठीक है, 1 मोल घोलने पर क्या होता है, 1 मोल घोलना है, क्या कहलाता है, मतलब 1 मोल घोलने पर उस विलयन की जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक बर्तन है, वो उसका आयतन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस बर्तन में हमने विलयन को भरा गया है, इसमें विलयन बहुत सारे, मतलब इसमें विलयन भरा गया है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलयन की चालकता, विलयन की जो चालकता होती है, वही चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। समझ गए। अब विद्युत अपघट्य का मतलब समझ रहे ना, जैसे NaCl हो गया, नमक हो गया, ये सब विद्युत अपघट्य ही है। तो आशा करता हूं आप बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलयन की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, चलिए जी, अब इसका एक याद रखेंगे फॉर्मूला, लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई m होता है, या m के जगह पर कभी कभी किसी किसी बुक में c से भी दर्शाया गया है, जहां क्या है
ये क्या है, विशिष्ट चालकता। कप्पा क्या है, यहाँ पे कप्पा है विशिष्ट चालकता, सॉरी लैम्डा लिख दिए क्या, ये के नहीं है, याद रखें कप्पा है, इस तरीके से लिखते हैं। लैम्डा एम तो आप समझ ही गए होंगे, लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता। और यहां पे एम क्या है, एम है मोलरता, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप, विशिष्ट चालकता कप्पा, लैम्डा एम मोलर चालकता। एम क्या है, ये एम है हमारा मोलरता, या एम को जगह पर हम सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे जी। स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य, देख लीजिए प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दें, ठीक है ना। तो चलिए जी हम समझ लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसको कराने से पहले मैं कहूंगा कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य जब हमें पता चल जाएगा तो हम ये भी बता देंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। तो विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम जल में घोले ना तो वो आयनों में टूट जाए, ठीक है ना, वो छोटे छोटे आयनों में टूट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको अगर हम जल में घोलें तो वो क्या होता है, आयनों में क्या होता है, आयनों में टूट जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ को ही हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अब हमें ये पूछा गया है कि विद्युत अपघट्य नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है, कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रबल मतलब क्या होता है, तो प्रबल मतलब होता है मजबूत, ठीक है, तो मजबूत विद्युत अपघट्य। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर विद्युत अपघट्य। अब ये बताइए कि प्रबल मतलब मजबूत विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, उसी ना कहेंगे जी कि ऐसा कोई विद्युत अपघट्य जिसको जल में जितना हम घोलेंगे वो तुरंत आयनों में टूट जाएगा, ठीक है ना, उसी को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। और जो आयनों में नहीं टूटेगा वही क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य का काम होता है कि आयनों में टूटना। तो जो जल्दी टूट जाएगा वो मजबूत विद्युत अपघट्य है, और जो जल्दी नहीं टूटेगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये होता है जी। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे, नॉर्मल समझ जाइए। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब वे विद्युत अपघट्य, क्या यहाँ पे कहा गया, वे विद्युत अपघट्य, यहाँ पे अपघट्य इस तरीके से रहेगा, अपघट्य। तो वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाना चाहें, जैसे एग्जाम्पल हमारा NaCl, ठीक है, जैसे कि हमारा KCl हो जाएगा, जैसे कि हमारा HCl हो जाएगा, ये हमारी सभी क्या है, ये हमारी प्रबल विद्युत अपघट्य है, जिसको आपको याद करना आपका परम कर्तव्य है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी को आप याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 भी याद रखेंगे, ETC, ये सभी टूट जाते हैं जी, ठीक है। जैसे हम जल में घोलेंगे, जैसे NaCl को अगर हम जल में घोलते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, HCl को घोलेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को, KCl को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या, K+, सॉरी, जैसे पोटेशियम को तोड़ेंगे तो पोटेशियम प्लस और Cl- में टूट जाएगा, तो इस तरीके से टूट जाते हैं जी, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा अब हमारा आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल का मतलब होता है कि वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं।
मतलब वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं, टूटेंगे नहीं, वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, जैसे कि एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं, NH4OH। ठीक है, ये हमारे सभी क्या हैं, ये हमारा सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड भी हो जाएगा, HCN हो जाएगा, ETC। ठीक है ना, ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये हमारा अमोनियम हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये सभी हैं जी। अब मैं आपको बताऊं, ये हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं ना, ये तीनों एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि इसको हम जल में घोलेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, टूटेंगे बिल्कुल 100% टूटेंगे, बट कम मात्रा में टूटेंगे। ठीक है ना, ये बातें होती हैं जी। टूटेंगे तो ये सभी टूटेंगे। ठीक है, इस बात को आप इस बात में नहीं रहिएगा भ्रम में कि ये टूटेंगे नहीं, ये भी टूटेंगे। जैसे ये जब टूटेगा तो CH3+ और COOH- में टूट जाएगा, इस तरीके से। ये टूटेगा तो NH4+ और OH- में टूट जाएगा, ये टूटेगा तो H+ और CN- में टूटेगा। तो इस तरीके से ये तीनों टूटेंगे, बट कम मात्रा में टूटते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों भले ही एक मजबूत विद्युत अपघट्य है, एक कमजोर है, बट है तो विद्युत अपघट्य ही ना। अब विद्युत अपघट्य का कार्य ही होता है क्या, आयनों में टूटना, जल में घोलेंगे तो ये बातें हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है संचार बैटरी या संचायक बैटरी। तो देखिए यहां पे हमसे लिखा भी आया है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए जी, संचायक बैटरी, तो यहां पे लिखा गया है कि संचायक बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसे बार बार क्या करना है, रिचार्ज किया जाता है और उपयोग में लाया जा सकता है या लाया जा सकता है। मतलब ऐसी संचार बैटरी क्या है, संचार बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसको बार बार क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। रिचार्ज मतलब ये वाला नहीं कि मोबाइल में आप रिचार्ज करा रहे हैं, रिचार्ज का मतलब पुनः उसको आवेशित किया जाता है, समझ रहे हैं ना, उसको पुनः क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। रिचार्ज मतलब आवेशित किया जाता है। अब उसको जब हम रिचार्ज कर देंगे तो फिर से उसको उपयोग में हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम आपको एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे कि संचार बैटरी में अदर बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी संचार बैटरी में ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको भी देखते हैं कि क्या हो जाता है, पहले तो डाउन हो जाएगा बैटरी, फिर से उसको चार्ज हम करते हैं, रिचार्ज करेंगे ना, रिचार्ज करेंगे तो फिर से हो जाएगा। फिर से जैसे कि हम इन्वर्टर आप देखे होंगे, घरों में इन्वर्टर होता है। ठीक है ना, तो इन्वर्टर में जो बैटरियाँ होती हैं वो बैटरी कौन सी है, वो भी संचायक बैटरी ही है। जैसे कि इन्वर्टर, लाइट आता है तो इन्वर्टर चार्ज होने लगता है। जैसे ही लाइट चला गया, ठीक है ना, लाइट मतलब बिजली चला गया तो फिर से हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो वो भी क्या है, एक संचार बैटरी है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम रिचार्ज करते हैं, या रिचार्ज को चार्ज भी आप लिख सकते हैं, चार्ज किया जाता है और फिर से उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, मोबाइल की, सॉरी ये आप लिख लीजिएगा, सबसे मोस्टली फेमस है इन्वर्टर की बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। इन्वर्टर की बैटरी ये क्या है, संचायक बैटरी है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, प्राथमिक सेल का मतलब होता है ये कि प्राथमिक सेल वह बैटरी होती है जिसे केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है और उसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, प्राथमिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसको हम केवल एक ही बार उपयोग में लाएंगे, उसके बाद उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दें हम आपको, जैसे कि मान लेते हैं टीवी आप देख रहे होंगे, तो टीवी के लिए एक रिमोट होता है,
ठीक है ना। टीवी आप देखते होंगे तो रिमोट होता है, तो रिमोट में एक सेल लगा होता है पतली सी, ठीक है, छोटी छोटी, ऐसे आप सेल देखे ही होंगे, उसमें ऐसे इस तरीके का कुछ सेल आता है, ठीक है ना, जिसमें इस तरीके से ऊपर से ऐसे लगा होता है। तो इस तरीके का आपने सेल तो देखा ही होगा, मुझे विश्वास है कि आप सभी रिमोट में एक बैटरी लगता है वो आप देखे होंगे। तो ये जो सेल है ना, यही है हमारा प्राथमिक सेल, जिसका हम उपयोग तो करेंगे, बट एक बार उपयोग कर लिए, एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद इसको हम उपयोग नहीं कर सकते, इसको चार्ज नहीं कर सकते। या दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपके घर में वॉच होगा, घड़ी होगा, तो घड़ी में भी आप देखे होंगे दीवार की जो घड़ी होती है उसमें भी हम पीछे क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। वो भी एक ही बार हम प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक बार उपयोग करते हैं, उसके बाद उसका हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख देंगे, इसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि घड़ी की बैटरी, घड़ी की सेल, घड़ी की सेल आप लिख देंगे, या रिमोट का सेल लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप यहाँ पे देखिए, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट अभी हम बात करेंगे। एक है इलेक्ट्रोड। सबसे पहले कह रहे हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। पहले इलेक्ट्रोड समझेंगे, फिर इलेक्ट्रोड विभव समझेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ अभी, यदि आपने इलेक्ट्रोड समझ लिया तो उसके बाद कोई भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। समझिएगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। कह रहे हैं जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। एक हम बर्तन बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आप, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे, क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे तो उसके बाद दिक्कत आपको भी नहीं होगी जी। एक बार केवल आपको भी समझना है, उसके बाद आपको भी, मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आपको कोई भी दिक्कत उसके बाद नहीं होने वाली। जैसे एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया है, एक हमने ये क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया है, ठीक है ना। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक विद्युत अपघट्य घोल दिया है, इस बर्तन में हमने यहाँ तक विद्युत अपघट्य घोला हुआ है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य हम कह सकते हैं लवण, विलयन का एक लवण हमने घोल दिया है। जैसे कि मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने, इसमें हमने विलयन को भरा हुआ है। अब विलयन कौन सा भरा हुआ है जी, ओहो, इसमें हमने विलयन भरा हुआ है। अब विलयन कौन सा है, जैसे CuSO4, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे हमने इसमें विलयन को भरा हुआ है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इसमें हमने भरा हुआ है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन में हम क्या लाते हैं, इसमें हम एक क्या लेते हैं, एक धातु के टुकड़े को इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, एक बर्तन आपने लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का इसमें आपने विलयन को भर दिया। अब विलयन भरा हुआ है, अब इसमें बाहर से आप एक धातु की छड़ को लाके इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही आप इसको डालते हैं ना, तो होता ये है कि ये जो छड़ है, ये छड़ आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ये जो छड़ है ये आवेशित हो जाता है, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही छड़ ये आवेशित हो गया, तो इसी छड़ को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गया आपको, बताइए आप समझ गए कि नहीं। इस छड़ पर एक आवेशित आ गया ना, आवेश आ गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। देखिए ये जो धातु का छड़ है ना, इसको हमने क्या लिया है, ये जो धातु का छड़ है ये कॉपर धातु का छड़ है, कॉपर का ही छड़ है, ठीक है ना, कॉपर का छड़ है। तो जब कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के लवण, मतलब कॉपर के ही, देखिए कॉपर सल्फेट का लवण, मतलब उसी के लवण के विलयन में हमने डुबाया है।
जब हमने धातु कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबाया है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ गए कि जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में ही कॉपर के छड़ को डुबाया, आवेशित हो गया, तो इसी को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड समझ लिए, अब हमें इलेक्ट्रोड विभव समझना है। तो सेम टू सेम हम ऐसा ही करेंगे। देखिए, पहले परिभाषा कह देते हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब अगर नॉर्मल सी बात करें तो ये जैसे हमने यहाँ पे बर्तन लिया है ना, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम बर्तन ले रहे हैं। अब ये हमने बर्तन ले लिया, है। अब इस बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन हमने डाल दिया है, ठीक है ना। अब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डूबा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम एक धातु के छड़ को डाल देते हैं। जब ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें धातु के छड़ को हम डालेंगे तो धातु का छड़ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाता है। धातु का जो छड़ होता है वो आवेशित हो जाता है, पर इस पर मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही धातु के छड़ आवेशित हो गया तो आवेश जहाँ भी उत्पन्न होता है ना, वहाँ पे विभव भी उत्पन्न होता है। तो ये आवेशित हो गया, जिसके कारण इस धातु की सतह पर एक क्या होता है, इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। और इसी विभव को ही ना हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप परिभाषा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो धातु का छड़ है ये कॉपर धातु है जी, कॉपर धातु। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। देखिए, कॉपर धातु है और कॉपर सल्फेट के ही लवण के विलयन में डुबा रहे हैं। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, वही बात लिखा गया है, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला एक हमारा आता है जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है जी, चलिए हम समझा देते हैं। देखिए, पहले हमने इलेक्ट्रोड समझा, फिर हमने इलेक्ट्रोड विभव समझा, अब हमें समझना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है, अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझिएगा। एक ये बर्तन है, पहली बार जितना हमने आपको समझाया है उतना अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक हमने बर्तन ले लिया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन हमने भर दिया, और इसमें हमने धातु के छड़ को डुबो दिया। अब यहाँ पे हुआ, ये बात को समझेंगे। जब ये हमारा ये छड़ किसका है, तो ये कॉपर का ही छड़ है। तो जब हमने कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबाया तो इस पर क्या आ जाता है, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस पर क्या हो जाता है, जिसके कारण इस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभव को ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की सतह आवेशित हो जाता है, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओनली इलेक्ट्रोड विभव। बट हमें तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा ना, तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन ओनली लगाते हैं। 3 कंडीशन ये लगाएंगे कि जब किसी धातु के छड़ को हम विलयन में डुबा रहे हैं तो ये विलयन जो है ना,
ये जो विलयन है इसका दाब होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे, दाब, इसका जो दाब होना चाहिए वो 1 एटीएम होना चाहिए, 1 एटीएम, 1 एटीएम दाब होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो दाब होना चाहिए वो 1 एटीएम दाब होना चाहिए। ताप होना चाहिए, ताप जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए, 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए। ये 3 बातें आपको कंडीशन आप याद रख लेंगे, ये 3, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यही कह रहे हैं कि ध्यान से आप समझेंगे, परिभाषा बोल रहे हैं बाबू, परिभाषा कभी भी यहाँ से रटना नहीं है, हमेशा हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो हम यही कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? अंतर केवल इतना ही है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर यह है कि इसमें 3 कंडीशन लगाया गया कि दाब 1 एटीएम होना चाहिए, ताप 25 डिग्री सेल्सियस और मोलर सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए इस विलयन की। तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से मन लगाकर आपको समझना है दोस्त, कभी भी रटना नहीं बल्कि समझकर याद करना है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सेल स्थिरांक। अब देखिए सेल स्थिरांक क्या होता है जी, या इसी को सेल नियतांक भी कह सकता है, ठीक है ना। तो आप समझ लेते हैं जी। तो यहाँ पे क्या गया है, किसी चालकता सेल, ठीक है ना, किसी चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को हम कैपिटल G0 से प्रदर्शित करते हैं, G0/L/A होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो ये एक बर्तन हम उस टाइम से ले रहे थे, आपने देखा ही है, इसमें हमने विलयन को भर दिया था, इसमें हमने विलयन को भरा हुआ था, और इसमें हम क्या ले रहे थे, इसमें एक धातु की छड़ को इस तरीके से हम इसमें धातु की छड़ को हम डुबा रहे थे। तो हम यही कह रहे हैं, धातु की छड़ को इसमें हम डुबा रहे थे ना, तो इसमें 2 धातु की छड़ को हम डुबा रहे हैं, एक तो ये और एक ये, 2 धातु के छड़ को हमने डुबा दिया। तो हम यही कह रहे हैं, देखिए ये हमारा ये इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य घोला गया है, जैसे NaCl, NaCl को घोला है तो Na+Cl- में टूट गया है। ये एक मान लेते हैं कि ये हमारा एक एनोड है, एक हमारा कैथोड है, ऐसा हमने मान लिया, 2 प्लेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी चालकता सेल, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये हमारी एक चालकता सेल ही है, ये हमारा पूरा क्या है, एक चालकता सेल है। तो ये कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोडों के 2, ये हमारी इलेक्ट्रोड है, तो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल l है, ठीक है ना, इनकी बीच की दूरी हमने मान लिया कि स्मॉल l है। तो हम यही कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। अच्छा, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A है ये समझ रहे हैं, मतलब इस इलेक्ट्रोड की मोटाई कितनी है, एक तार भी होता है तो उसकी एक मोटाई होती है, तो वही मोटाई को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालकता सेल के
दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। समझ गए होंगे आप, ये क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अगला आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम याद रखें, फैराडे भी कहते हैं या इसको फैराडे भी कहते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश की क्या होता है, समानुपाती होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर इसको नियम को याद करना है ना, समझना पड़ेगा आपको। समझने के लिए तैयार हैं तो मैं समझा दूंगा आपको। चलिए जी, मैं आशा करता हूं कि आप समझने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये एक हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया, ठीक है ना, ये एक हमने बड़ा सा क्या ले लिया है, बर्तन ले लिया है। अब इस बड़े से बर्तन में हम क्या लगा देते हैं जी, अच्छा चलिए हमने एक बंद बर्तन ही ले लिया। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड को लगा दिए, एक ये है एक ये है। ठीक, हम ये कह रहे हैं एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें हमने क्या घोल दिया है, जिसमें हमने NaCl को घोल दिया है, मतलब विद्युत अपघट्य घोला हुआ है, विद्युत अपघट्य इसमें घोला गया है। तो Na+Cl- में टूट जाएगा। जैसे एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें पहले से जल है, इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया है जैसे कि NaCl, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ये टूट गया है, मतलब आयनित हो गया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो मान लेते हैं कि ये हमारा एनोड है और एक हमारा मान लेते हैं ये कैथोड है। तो एनोड हमेशा क्या होता है, ज्यादातर धनात्मक होता है और जो हमारा कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा ऋणात्मक हो गया। अब हम ये आपसे कहें कि जब हम इस कैथोड में, देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब ये हमारा एनोड एक कैथोड है, तो ये आप बताइए कि इसमें से ये जब आयन टूटा है Na+Cl- में, तो कौन किसकी ओर आकर्षित होगा, जब वो ये कौन किसकी ओर आकर्षित होगा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड है, एक पर धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक। मान लेते हैं इसको हमने क्या कर दिया, इस पर हमने आवेश दिया, इसको बाहर से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आवेश दे रहे हैं। तो जब हम आवेश देंगे, तो जब आवेश देंगे तो ये बताइए कौन किसकी ओर आकर्षित होगा। तो ये जो सोडियम है ना Na+, इस पर धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक वाला जो आवेश है वो क्या होगा, जो धनात्मक वाला आवेश है वो इसकी ओर आकर्षित होगा, इस ओर, इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा, और जो ऋणात्मक प्लेट है वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा ना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पर ये जो एकत्रित होंगे, अरे भैया इस पर जाकर चिपकनेंगे ना, जैसे सोडियम Na+ है, ये बहुत सारे हैं, तो ये सभी जाकर इस जो इलेक्ट्रोड के प्लेट पर चिपकेंगे, एकत्रित होंगे। तो यहाँ पे जो ये बताया गया, हमें फैराडे ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोड ये हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश, इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही हमें बात बताया गया है जी। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम में हमें यही बात बताया गया कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब सिंपल से इसका मतलब ये होगा कि यदि आवेश के मान को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये जो हमारे जो Na+ है, मतलब ये हमारे जो सोडियम जो क्या है विद्युत अपघट्य है, ये और अधिक एकत्रित होंगे, चिपकेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है
कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समझ रहे ना, विद्युत अपघटन की क्रिया में यहां से कौन सी क्रिया हो रही है, विद्युत अपघटन की ही तो क्रिया हो रही है, जिसमें देख रहे Na प्लस में और Cl माइनस में टूटा है, ये टूटना ही तो विद्युत अपघटन की क्रिया कहलाता है। तो यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यही तो बात हम उस टाइम से आपको बता रहे हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्त, तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये W हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे एक Z एक नियतांक आता है, ये Q है तो ये हमने Q लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मेन हमारा मोस्टली ये फॉर्मूला मिलता है दोस्त, ठीक है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला मिलता है। अब जहां पे ये क्या है, जहां पे W क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे, यहां पे W क्या है, W है इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। ठीक है, यहां पे Q क्या है, Q है आवेश, मतलब आवेश तो है पर सेलों पर दिया गया ये आवेश है, तो हम सिंपल से लिख दे रहे हैं आवेश। यहाँ पे क्या है, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, या हम ये कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। तो Z हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पहला नियम आपको समझ में आ गया। आप यही कहेंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इतना बोल देंगे आपके लिए काफी है जी, ठीक है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या होता है फैराडे का, प्रथम नियम तो हमने देख लिया, द्वितीय नियम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम क्या है समझते हैं जी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये हमसे कहा गया कि अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमें बात बताई गई जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात अगर हम बताएं तो ये तो हमने एक ही ये बर्तन लिए थे, एक ही हमने विद्युत अपघटन की क्रिया यहाँ पे हो रहा था, बट अगर हम दो बर्तन लेंगे तो दो अपघटन की क्रिया होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम दो बर्तन लेकर आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ध्यान से आप समझेंगे तभी हो पाएगा दोस्त, ठीक है ना। मैं चाहूँगा आप ध्यान से समझेंगे, ये फिगर आप बनाइएगा अपने एग्जाम में भी। ये हमने दो बर्तन ले लिया, आप खुला भी बर्तन ले सकते हैं, हमने यहाँ पे बंद बर्तन ले लिया है। अब इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोला गया है, ठीक है। तो इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अभी हम परिभाषा आपको याद कराएंगे, परेशान नहीं होंगे, याद हम करा देंगे आपको, उसके लिए टेंशन आप ना लें। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए जी, इसमें भी ठीक इसी प्रकार दो इलेक्ट्रोड हम ले लेंगे, ठीक है जी। एक हम मान लेते हैं, एक हमारा क्या है, एक एनोड है एक कैथोड है, तो ये भी एनोड ये भी कैथोड। अब एनोड जो है इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, एनोड पर धनात्मक आवेश आता है,
कैथोड पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये एनोड है तो इस पर भी धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ये कैथोड है तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए। अब मैं आपको बता दूं इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन है। तो विद्युत अपघट्य मतलब जैसे कि H2O और इसके साथ कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, जैसे कि हमने मान लिया NaCl घुला हुआ है। तो NaCl अगर जल में घुला हुआ है तो हम इतना बात तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, ये हम कह सकते हैं कि Na प्लस और Cl- में टूटेगा। और इसमें हमने मान लिया कि H2O के साथ, जल के साथ मान लेते हैं AgCl घोला गया है, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड घुला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस और Cl- में टूटेगा, ऐसे टूट गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही इसको बाहर से हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, और इसको भी हम बाहर से आवेश देते हैं। तो जब बाहर से आवेश देंगे तो हम इतनी बात अभी पहले ही हमने पहले नियम से जाना कि ये जब आवेश देंगे तो ये जो धनात्मक वाला आवेश है, ठीक है ना, ये इसकी ओर आकर्षित होगा, ऋणात्मक प्लेट की ओर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। और ये जो Cl- है ये धनात्मक जो इलेक्ट्रोड है इसकी ओर आकर्षित होगा, मतलब एकत्रित होगा, चिपकेंगे। ठीक इसी प्रकार इस पर भी Ag है, ये प्लस है तो इस पर, और ये Cl- है तो ये धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया, क्या बात बताया गया कि दो अलग अलग वैद्युत अपघटन में समान विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित की जाती है। दो अलग अलग क्या है, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा है। तो दो अलग अलग वैद्युत अपघटन में यदि क्या कहा जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोड ये है, इलेक्ट्रोड है तो इस पर एकत्रित, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, ठीक है, मात्रा, पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ठीक है ना, उसके मतलब उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या लिख दिया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमने Z लिख दिया, या तुल्यांकी भार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ये बात बताया गया। देखिए दोनों के तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होता है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन ना होंगे। तुल्यांकी भार को लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि अलग अलग वैद्युत अपघटन में समान आवेश प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसमें मतलब उसके क्या होता है, उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक का हम बता दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 कर दे रहा हूँ। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि ये पहले के लिए हमने ये किया है, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए W2 समानुपाती Z2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, W1, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक Z एक नियतांक आता है। ठीक है ना, तो या हम यहाँ पे Z या K कोई भी नियतांक मान सकते हैं। मान लेते हैं कि एक नियतांक आ गया, ये Z1 हो गया, यहाँ पे भी हटेगा Z2 इक्वल टू यहाँ पे K एक नियतांक आ गया, Z2 हो गया। ठीक है, इतनी बात हमें ये मिल गया जी, सॉरी, अब इतनी बात हमें मिल गया। तो ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें ये कर देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, अगर हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा W1 बाई W2
और ये हमारा क्या हो जाएगा, KZ1/KZ2 ये हो जाएगा। अब ये K से ये K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या फॉर्मूला मिलेगा जी, कि W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2 ये हमें मिल जाएगा जी। ठीक है ना, ये हमारा मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, W1/W2/Z1/Z2 ये हमारा हो गया फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। परिभाषा आप नियम ये बोल देंगे ना कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में, ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, मतलब वैद्युत अपघटन की क्रिया में सेल में प्रवाहित आवेश, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि समान आवेश प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ऐसे आप बोल देंगे। उसके बाद सॉल्व किया है तो आपने देखा ही है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। देखिए एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा। एक बात मेरा ये भी मानिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहली बार कोई भी चीज सीखेंगे या कोई भी चीज करने का प्रयास करेंगे तो 90% ये संभावना होती है, या 90 to 95% कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट उसी को एक दो बार आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। तो आपने तो पहली बार ये टॉपिक पढ़ा है, फिर भी आपको इतना समझ में आ गया तो आप समझिए बहुत कुछ आप सीख गए। अगर आप एक दो बार रिवीजन करेंगे, फिर आप कभी वीडियो निकाल कर ये पढ़ेंगे, तब तो आपको पूरा 100 में 100% समझ में आएगा। तो ये बातें होती हैं जी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, तीन मोस्टली अगर आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं, सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपसे तीन ये बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यदि बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सब्जेक्टिव का लिंक हमने दे दिया है प्लेलिस्ट का, उस तरह वहां से क्लिक करके अपने सीक्वेंस वाइज सब्जेक्टिव तैयार करें। और ऑब्जेक्टिव का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का लिंक दे दिया है, तो वहां से ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। इतनी बात समझ के दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्टली ये बातें हम आपको कहेंगे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, इस नोट्स को आपको प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है जो भी बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा देने वाले हैं। देखिए क्या लिखा गया है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, जो भी अपना एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, जो भी अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से 90 to 95% मैं कह सकता हूं लाना चाहते हैं, वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इन दोनों का कंप्लीटली संपूर्ण किताब के पीडीएफ नोट्स हम दे रहे हैं। और उसमें क्या दे रहे हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहली बात आपको याद रखेंगे कि आपकी फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। फिजिक्स में टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 15, और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 16। टोटल मिलाकर 31 चैप्टर हो गए। अगर एक अच्छे रणनीति के तहत आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले ये 31 जो चैप्टर है, इसका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसको आप पहले तैयार कीजिए। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आप कैसे तैयार करेंगे जी, मैं आपको कहूँगा। तो हम 31 चैप्टरों का पहली बात तो सब्जेक्टिव दे देंगे, 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको सब्जेक्टिव देंगे। तो ऐसे जैसे एक वीडियो में हमने सब्जेक्टिव सब पढ़ाया है, इसी प्रकार 31 चैप्टरों का आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके साथ साथ इन 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार कर सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंट हम रिएक्शन भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब ओनली आपको 199 में दिया जा रहा है। आपको चुपचाप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, वहां पे बता देना है सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट। अब बताइएगा बिहार बोर्ड का नोट्स चाहिए, ये भूलिएगा नहीं, आप बिहार बोर्ड का नोट्स जरूर कहिएगा, ठीक है ना। इतना कह के मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। पेमेंट करने के बाद तुरंत ही आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप सेंड करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।
वहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। याद रखेंगे टाइपिंग नोट से बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कम से कम अपने जो सर्कल है, आपके जो ग्रुप हैं, उनमें आप इस चैनल के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे सीरियस होकर पढ़ाई आपको कराई जा रही है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी पर्सनली ये जो 3 बातें थी तो उसको सुना आपने। थैंक यू, दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।